रियल नंबर्स चैप्टर स्टार्ट करें, ठीक है। क्या हुआ, क्यों हंस रही हो? हाँ, काय हंसी आ रहा है? हाँ, आंखें सूजी रहती है ना मेरी। कह रहा है गोरे दिख रहे नहीं, कह रहा है ऐसा लग रहा है जैसे सोए हुए हैं। अब आंखें सूजी हुई तो मैं क्या करूं? वो दिन के टाइम में ऐसा ही रहता है। जैसे जैसे दिन बीतता है वैसे वैसे फिर आंखें सही होती है मेरी। हाँ। हाँ, अंधेरा होने के बाद पूरी खुल जाती है। अब क्या करें उसके लिए। हाँ। देखो, रियल नंबर चैप्टर स्टार्ट करें। रियल नंबर। अब ये बताने का तो टाइम है नहीं कि रियल नंबर होता क्या है, ठीक है, क्योंकि ये सारी चीजें हम लोग अप्रैल से सेशन शुरू हुआ है तो पढ़ चुके हो, ठीक है। अब इस समय क्या है कि हमें मेन सिर्फ कुछ क्वेश्चंस को देखना है, जिनको करके हम एटलीस्ट, जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है, ये खासतौर से उन्हीं लोगों के लिए है कि अब भी अगर पढ़ लोगे तो हो जाएगा, ठीक है। जितने क्वेश्चंस करा रहे हैं, इन क्वेश्चंस को और इस तरह के क्वेश्चंस को थोड़े से प्रैक्टिस बस कर लो, और ज्यादा चैप्टर्स के नहीं करने हैं, सिर्फ 6 से 7 चैप्टर पढ़ना है। टोटल 14 चैप्टर में से सिर्फ 6 से 7 चैप्टर पढ़ना है। जिन्होंने अभी तक पढ़ाई नहीं शुरू करी है ये उनके लिए है। जो पढ़ रहे हैं तो वो तो सारा ही चैप्टर पढ़ रहे हैं और सब कुछ अच्छे से कर रहे हैं, सारे क्वेश्चंस लगा रहे हैं। लेकिन जिन्होंने आज से भी पढ़ाई शुरू करी है तो अब भी बहुत देर नहीं है। 30 दिन, 28 दिन भी बहुत होता है, और इतने दिनों में सिर्फ 6 से 7 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 से 7 चैप्टर, ठीक। इतने चैप्टर्स को पढ़ के पास हो जाएंगे। मोर देन 50% तक आ सकता है। 50% तो आ ही जाएगा, ठीक। हाँ, नहीं नहीं, वो चल रहा है। तो सबसे पहली चीज इसमें, इरेशनल नंबर क्या होता है और रेशनल नंबर क्या होता है, ठीक। रेशनल नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसे हम पी बाय क्यू के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, और जहां पर क्यू की जो वैल्यू है यानी जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए, तो उसे हम क्या कहेंगे? रेशनल नंबर कहेंगे। साथ ही साथ पी और क्यू क्या होने चाहिए? इंटीजर्स होने चाहिए। नंबर्स विच कैन बी represented in the form of P by Q, where P and Q are co-prime integers and Q not equals to 0। देखो, को प्राइम का मतलब क्या होता है? अगर ये शब्द के बारे में जानते हो तो ठीक, नहीं जानते हो तो समझ लो। को प्राइम मतलब एनी टू नंबर्स whose HCF is 1। ऐसे कोई भी दो नंबर जिनका HCF क्या आता है? 1 आता है, तो उन दोनों नंबर्स को क्या बोलते हैं? को प्राइम नंबर बोलते हैं, ठीक है। तो P और P बाय Q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जहां P और Q दोनों क्या होंगे? को प्राइम इंटीजर्स होंगे, यानी पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है, इंटीजर लेकिन होना चाहिए। और साथ ही साथ जो डिनोमिनेटर है वो जीरो नहीं होना चाहिए। डिनोमिनेटर क्यों नहीं होना चाहिए? क्योंकि अगर किसी भी फ्रैक्शन को, सपोज लिखा हमने 2/0, ये लिखा हमने -7/0, तो डिनोमिनेटर जो जीरो लिख दिया है हमने, इस वजह से ये रेशनल नंबर नहीं कहलाएगा। क्यों नहीं कहलाएगा? क्योंकि जब डिनोमिनेटर जीरो है, इसका मतलब जैसे इस केस की बात करें तो 2 को हमें क्या करना पड़ेगा? जीरो से डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब जीरो से किसी भी नंबर को डिवाइड करते हैं तो इसका आंसर नॉट डिफाइंड होता है। इसका आंसर नॉट डिफाइंड है, क्योंकि जीरो में ऐसा कोई नंबर नहीं है जिसका मल्टीप्लाई करें तो आंसर क्या आ जाए? 2 आ जाए। तो इसलिए 2/0 या -7/0 ये दोनों क्या हो जाते हैं?
नॉट डिफाइंड हो जाते हैं। ठीक, इनका कोई वैल्यू, कोई आंसर नहीं आता है। ठीक, जब कोई वैल्यू ही नहीं आएगी, कोई आंसर ही नहीं आएगा, तो इसे हम रेशनल ना तो कह पाएंगे ना तो इरेशनल कह पाएंगे। ठीक, तो रेशनल नंबर्स में, अच्छा, जीरो की अगर हम बात करें तो ये क्या है, ये एक रेशनल नंबर है। क्यों ये रेशनल नंबर है? क्योंकि हम जीरो को 0/1 लिख सकते हैं, हम जीरो को 0/-7 लिख सकते हैं, हम जीरो को 0/-2 भी लिख सकते हैं। क्यों? इस केस में तो नॉट डिफाइंड हो गया, इस केस में कैसे आ जाएगा ये रेशनल नंबर? रीजन इसके पीछे ये है कि जब हम जीरो को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं, सपोज 2 से डिवाइड किया, तो इसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। क्यों? क्योंकि 2 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करे कि 0 आ जाए? 0 का मल्टीप्लाई करें तो 0 आ जाएगा, तो ये कैंसिल हो गया। ठीक, तो इस तरह से 0/2 को हम रेशनल नंबर कहेंगे। क्यों? क्योंकि ये रेशनल नंबर की सारी कंडीशंस को फुलफिल कर रहा है, p/q के फॉर्म में है, जहां पर q की वैल्यू 0 नहीं है। ऐसा तो कहा नहीं गया है कि p 0 नहीं होना चाहिए, p 0 हो सकता है, यानी कि न्यूमरेटर को हम 0 कह सकते हैं। और जो इन कंडीशंस को फुलफिल ना करे, उन सभी नंबर्स को हम क्या कहेंगे? इर्रेशनल नंबर कहेंगे। ठीक, इर्रेशनल नंबर को और डिटेल में समझो। इर्रेशनल नंबर, इर्रेशनल नंबर क्या है? जैसे कि √2, √5, 3+√2, ये नंबर क्या है? इर्रेशनल नंबर है। ठीक, क्यों इर्रेशनल नंबर है? जब भी हम किसी नॉन परफेक्ट स्क्वायर को रूट के अंदर लिखते हैं, स्क्वायर रूट के अंदर, तो वो नंबर क्या कहलाते हैं? इर्रेशनल नंबर कहलाते हैं। ठीक है, सिर्फ जनरली चीजें समझनी है और क्वेश्चंस को सॉल्व करना है, और इन्हीं क्वेश्चंस को कुछ प्रैक्टिस कर लेना है। ठीक, बहुत डिटेल में चैप्टर को या बहुत डिटेल में चीजों को नहीं समझना है। ठीक है, जो अभी अभी शुरू कर रहे हैं। इर्रेशनल नंबर ये होता है। अब इसमें इसके आगे क्या चीजें आती है? HCF एंड LCM। LCM ऑफ A, B, यानी किसी भी दो नंबर के HCF और LCM से जुड़ी हुई चीजें हैं। इनके बीच में रिलेशनशिप क्या है? तो किसी भी दो नंबर का HCF, सपोज A एंड B, और उन्हीं दोनों नंबर के LCM का जो प्रोडक्ट है, वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। दो नंबर्स का HCF, दोनों नंबर्स का LCM का अगर हम प्रोडक्ट करें यानी मल्टीप्लाई करें, तो मल्टीप्लाई करने पर जो आंसर आएगा वो इन दोनों नंबर्स के प्रोडक्ट के बराबर होगा। ठीक, चीजें इतनी बदल चुकी है और एग्जाम में अब डायरेक्ट क्वेश्चंस ना पूछे जाते हैं। अब यहां पर चीजों को घुमा के पूछा जाता है। घुमा के क्या पूछा जाता है? एक क्वेश्चन है, बता रहा हूं, ये ज्यादातर चांस रहता है कि MCQ में आ जाएगा। जैसे क्वेश्चन है कि A = P² एंड B दिया हुआ है P³ Q²। ठीक है, ये दो नंबर दिए हुए हैं। यहां पर कहा गया है कि P एंड Q आर प्राइम्स। P और Q क्या है? प्राइम नंबर है। तो बताना है A और B का HCF क्या होगा, A और B का LCM क्या होगा। HCF ऑफ A, B, ए बी का HCF क्या आएगा? HCF ए और बी का कैसे निकालेंगे? जब P और Q को प्राइम नंबर है, को प्राइम नहीं, P और Q क्या है? प्राइम नंबर है। तो प्राइम नंबर के कंडीशन में हम HCF कैसे निकालेंगे? जो इनमें कॉमन वैल्यू आ रही है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन वैल्यू जो आएगी उसी को हम क्या कहेंगे? HCF कहेंगे। तो P² और P³ इन दोनों में हाईएस्ट कॉमन वैल्यू क्या है? देखो, आसान और तरीके से समझो, तो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर जब कहा जाए और इस तरह से पावर के फॉर्म में प्राइम नंबर्स को लिखा जाए, तो हम उन प्राइम नंबर्स को लेंगे जिनकी पावर सबसे कम होगी। सबसे कम पावर वाले नंबर्स को लेना है
प्राइम नंबर्स को लेना है एचसीएफ निकालने के लिए। तो यहाँ पी स्क्वायर और पी क्यूब में छोटा क्या है, पी स्क्वायर। क्यू और क्यू स्क्वायर में छोटा क्या है, क्यू। तो पी स्क्वायर क्यू क्या हो गया, इसका एचसीएफ आ गया। अब इसी तरह से अगर एलसीएम निकालना हो ए बी का, तो एलसीएम होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल जब कहा जाए तो क्या करेंगे कि प्राइम नंबर्स को लेंगे और उन प्राइम नंबर्स को जिनका पावर ज्यादा होगा। तो पी स्क्वायर और पी क्यूब है, तो इसमें से ज्यादा पावर वाला कौन है, पी क्यूब, पी की पावर 3। और इन दोनों में ज्यादा पावर वाला कौन है, क्यू की पावर 2। ठीक, तो ये आ गया इसका एलसीएम। ठीक है, एचसीएफ और एलसीएम आ गया। क्वेश्चन सब इस तरह से आने लगे हैं एग्जाम में ज्यादातर। ठीक है। एक और नया क्वेश्चन है। क्वेश्चन दिया हुआ है कि इफ a इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, एक्स क्यूब वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर, b इज इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड क्यूब, और c दिया हुआ है एक्स क्यूब वाई स्क्वायर और z की पावर n लिखी हुई है। और इसमें गिवन है कि एलसीएम ऑफ ए बी सी, इन तीनों का जो एलसीएम आ रहा है वो दिया है x की पावर 3, y की पावर 2 और z की पावर 5। ये एलसीएम दिया हुआ है और यहां पूछा गया है n की वैल्यू पूछी गई है। ठीक, ये एक नए तरह का क्वेश्चन है जो इस बार के पेपर में दिया हुआ है। हो सकता है कि ये आ जाए एमसीक्यू में, ज्यादातर चांस है। ठीक, तो यहां पर n की वैल्यू कैसे निकालेंगे, अभी तक तो हमें नंबर्स दिए होते थे, प्राइम फैक्टर्स मिलते थे या निकालते थे और उससे फिर हम एचसीएफ या एलसीएम को फाइंड करते थे। अब यहां सब कुछ दे करके फैक्टर ही पूछ लिया है कि फैक्टर की पावर क्या होगी, जो प्राइम नंबर है किसी नंबर के फैक्टराइजेशन करने पर। एलसीएम निकालते हैं तो क्या बताया था कि जो भी प्राइम नंबर्स होंगे, जो भी प्राइम फैक्टर्स होंगे, उनकी हाईएस्ट पावर को लेना होगा। तो यहाँ x की पावर 3 है, 2 है, 3 है, तो हाईएस्ट क्या है, x की पावर 3, तो हमने x की पावर 3 लिया। y की पावर 2 सब में चल रही है, y की पावर 2, z की पावर 2 है, 3 है और यहां पर n है, और यहां z की पावर 5 लिखा हुआ है। इसका मतलब हाईएस्ट पावर ही लेना होता है। 2 और 3 तो छोटी वैल्यूज है, n यानी कि कंपेयर करें इससे तो n की जगह क्या आएगा, 5 आएगा। कंपेयर करने पर n की वैल्यू 5 आ जाएगी, क्योंकि जब यहां पर n की जगह पर 5 लिखेंगे तो 2, 3 और 5 में हाईएस्ट वैल्यू क्या आएगा, 5, तो एलसीएम में z की पावर 5 आएगा। ठीक, इस तरह से इसका एलसीएम निकलेगा और यही इसका आंसर आएगा, n की वैल्यू 5 आ जाएगी। ठीक है, ये तो नए तरह का क्वेश्चन था। आगे चलते हैं। एक जो पेट क्वेश्चन है, जरूर आता है एग्जाम में, पिछले साल आया था √5 को इरेशनल प्रूफ करने के लिए। इस बार क्या है कि √3 प्रूव दैट √3 इज एन इरेशनल नंबर। इसके बहुत हाई चांसेस हैं आने के इस बार। ठीक है, हाँ, क्योंकि पेपर जो बनाते हैं सीबीएसई का, वो केवी के ही टीचर्स होते हैं, और केवी के ही टीचर्स के थ्रू निकाला गया जो सैंपल पेपर या जो भी उन स्कूल्स में आए हुए पेपर्स हैं प्री बोर्ड में, और उनके थ्रू दिया हुआ स्टडी मटेरियल है, उसी में से चांसेस हैं आने के। हाँ, तो इसके बहुत ही हाई चांसेस हैं एग्जाम में आने के। √3, √2, √5, इनमें से ज्यादातर चांस है कि आ सकता है क्वेश्चन, जरूर से एक क्वेश्चन तो आएगा ही आएगा। इसको प्रूफ कैसे करते हैं, नहीं सीखा है अभी तक, इसको रट लो अच्छे से कैसे प्रूफ करना है। प्रूफ क्या करना होगा,
√3 को एक इरेशनल नंबर हमें प्रूव करना है। ठीक, तो इसमें करेंगे क्या, सबसे पहले हम मान लेंगे लेट √3 बी अ रेशनल नंबर। हम इसे क्या करेंगे, एक रेशनल नंबर मान लेंगे। ठीक, जब इसे रेशनल नंबर मान लिया, देन देयर एग्जिस्ट A and B such that A and B are co-prime integers and B not equals to 0। जब इसे हमने रेशनल मान लिया तो A और B दो इंटीजर्स, को प्राइम इंटीजर्स एग्जिस्ट करेंगे सच दैट कि B की वैल्यू 0 नहीं होगी। ठीक, तो इसका मतलब हम इसे क्या कर सकते हैं, √3 को A अपॉन B के फॉर्म में लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, दोनों तरफ स्क्वायर कर दो। दोनों तरफ स्क्वायर करने पे क्या होगा, √3 का स्क्वायर इक्वल्स टू A अपॉन B का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या आएगा, 3। A अपॉन B का स्क्वायर करेंगे तो A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। ठीक, आगे क्या इसे लिखेंगे, 3B स्क्वायर इज इक्वल टू C स्क्वायर। ये लिख दिया गया, 3B स्क्वायर इक्वल टू C स्क्वायर। अब यहां से चीजें थोड़ी सी चेंज होती हैं, और चाहे रटना हो रटो, समझना हो समझ के करो, जैसे भी करना हो। ठीक, ये लिखा हुआ है C स्क्वायर 3 × B स्क्वायर के बराबर लिखा है। इसका मतलब क्या निकल के आ रहा है, दिस थिंग इंप्लाइज कि C स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। C स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है, और मिलेगा क्या इससे कि C इज ऑल्सो, यहाँ C कहां से आ गया, C नहीं होगा ना, A होगा। B स्क्वायर यहाँ A है, A इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये हमें एक रिजल्ट मिल गया। और जब भी कोई नंबर 3 से डिविजिबल है या किसी भी नंबर से डिविजिबल होता है, इसका मतलब कि हम उसे उसके मल्टीपल के फॉर्म में लिख सकते हैं। जैसे अगर लिखा हुआ है कि 6 इज डिविजिबल बाय 2, तो दैट मीन्स हम 6 को क्या लिख सकते हैं, 2 × 3 लिख सकते हैं, 2 के मल्टीपल के फॉर्म में लिख दिया। तो अब क्योंकि ये जगह जो है, यहां पर 6 की जगह पर A है और इस 2 की प्लेस पर 3 है, तो 3 के मल्टीपल के फॉर्म में जब लिखना होगा तो वो मल्टीपल यानी किससे मल्टीप्लाई होगा 3 में, वो नंबर तो हमें पता नहीं है। तो क्या करेंगे, लेट कर लेंगे A इज इक्वल टू 3C फॉर एनी इंटीजर, एनी नहीं, सम इंटीजर C, किसी इंटीजर C के लिए इसको ले लिया जाएगा, और इस वैल्यू को उठा करके इस वाले रिजल्ट में हम पुट करेंगे तो क्या आ जाएगा, इंप्लाइज कि 3B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C का स्क्वायर। तो ये आ गया 3B स्क्वायर इक्वल टू 9C स्क्वायर, ये आया। अब 3 से 9 डिविजिबल है, 3 1 3, 3 3 9, दैट मीन्स कि B स्क्वायर इक्वल टू 3C स्क्वायर आ गया। ये एक रिजल्ट मिला, यहां तक नोट कर लिया हो। हाँ, तो B स्क्वायर इज इक्वल टू 3C स्क्वायर आ गया है। तो इससे हमें क्या मिलेगा कि B स्क्वायर इज डिविजिबल बाय
3। बी स्क्वायर क्या है, 3 से डिविजिबल है, और जब बी स्क्वायर 3 से डिविजिबल है तो बी इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 3। ये मिल गया हमें सेकेंड रिजल्ट। एक रिजल्ट मिला है कि ए इज डिविजिबल बाय 3, दूसरा रिजल्ट मिला है कि बी इज डिविजिबल बाय 3। और फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड वी गेट, क्या मिलेगा हमें कि ए एंड बी बोथ आर डिविजिबल बाय 3। ए और बी दोनों क्या है, 3 से डिविजिबल है। तो जब ए और बी दोनों 3 से डिविजिबल हैं, और हमने तो माना था कि ए और बी क्या है, को प्राइम नंबर्स है, को प्राइम इंटीजर्स है, बट दिस contradicts the fact that A and B are co-prime integers. Therefore, our assumption was wrong. Hence, root 3 is an irrational number. तो हमारा एजम्पशन यहाँ पर गलत साबित हो गया है, और रूट 3 क्या हो गया, एक इरेशनल नंबर प्रूव हो गया है। ठीक, अब जैसे रूट 3 का किया है, ठीक इसी तरह से रूट 2 के लिए भी करेंगे एंड रूट 5 के लिए भी करेंगे, रूट 7 के लिए भी कर सकते हैं, किसी के लिए भी कर सकते हैं। ठीक, बस ध्यान देना है कि रूट 3 के लिए था तो जहां जहां 3 आया है उस जगह पर ये 2, 5 या 7 ले लेंगे, तो रूट 2, रूट 5 और रूट 7 भी प्रूव हो जाएगा। ठीक है। इसके आने के बहुत हाई चांसेस है, इसलिए इस क्वेश्चन को मैंने करा दिया है रूट 3 के लिए। ठीक, एक और क्वेश्चन आगे करते हैं। क्वेश्चन क्या, आगे एक टॉपिक पहले समझ लेते हैं। ये नोट कर लिया होगा सभी ने। एक क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को करने से पहले क्वेश्चन में दिया क्या है, 17 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 2 प्लस 17 मल्टीप्लाइड बाय 11 मल्टीप्लाइड बाय 5। ठीक है, ये दिया हुआ है और चेक करना है, चेक वेदर इट इज कंपोजिट और प्राइम। ये कंपोजिट नंबर है या प्राइम नंबर है, इस चीज को चेक करना है। ठीक, कंपोजिट या प्राइम होता क्या है, प्राइम नंबर्स होते हैं ओनली 2 फैक्टर्स, 1 एंड इटसेल्फ। एक होगा 1 और दूसरा होगा वो नंबर खुद, सिर्फ 2 फैक्टर्स होंगे। कंपोजिट क्या होता है, मोर देन 2 फैक्टर्स, 2 से ज्यादा फैक्टर्स होंगे तो उसे हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। ठीक, मतलब 1 होगा, वो नंबर खुद होगा, उसके अलावा तीसरा एक और कोई फैक्टर आ जाएगा, या चौथा एक और कोई फैक्टर आ जाएगा, तो उसे हम कहेंगे कंपोजिट। जैसे 2 लिखा है हमने तो इसके फैक्टर आएंगे 1 एंड 2। 3 लिखा हमने तो इसका फैक्टर आएगा 1 एंड 3। लेकिन 4 लिखा हमने तो इसका फैक्टर आएगा 1, 2 एंड 4, क्योंकि 4 तो 1 से डिविजिबल है ही, 2 से भी है, 4 से भी है। इसका सिर्फ 2 फैक्टर आया, इसका सिर्फ 2 फैक्टर आया, तो ये दोनों क्या है, प्राइम। इसका कितना है, 3 फैक्टर आया, तो ये क्या है, कंपोजिट। तो इसलिए ये कंपोजिट कहलाएगा।
ठीक। अब इस क्वेश्चन को चेक करना है कि ये कंपोजिट है या प्राइम है। तो देखो सॉल्यूशन में 17 इंटू 11 इंटू 2 प्लस 17 इंटू 11 इंटू 5, यहां पर देखें अगर तो 17 इंटू 11 कॉमन आ रहा है और बचेगा 2 प्लस 5, यानी कि आया 17 इंटू 11 इंटू 5 प्लस 2 7 आ गया। तो क्लियरली इट हैज मोर देन 2 फैक्टर्स, क्योंकि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर्स आ रहे हैं। देयरफॉर इट इज कंपोजिट। तो इसलिए ये क्या हो जाएगा, एक कंपोजिट नंबर हो जाएगा। ठीक। जो भी क्वेश्चंस मैं करा रहा हूं ये सब वो क्वेश्चंस हैं जिनकी सिर्फ तुम्हें प्रैक्टिस करनी है, या इस तरह के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है जिससे कि आने वाला जो 17 फरवरी को एग्जाम है पहला मैथ का, वैसे पिछली बार के मुकाबले इस बार थोड़ा हो सकता है कि लेवल कम रहे या थोड़ा आसान पेपर आ जाए, हो सकता है ऐसा। पिछली बार जितना मुश्किल तो पेपर नहीं आएगा इस बार। ठीक। पिछली बार आसान नहीं था, पिछली बार सेट 3 बहुत ही बढ़िया सेट था। सेट 3 ज्यादातर बच्चों के लिए दिक्कत किया था। ठीक। लेकिन इस बार के पेपर में ऐसा होने का चांस कम है, पैटर्न के हिसाब से देखा जाए तो यही है। और ये जो क्वेश्चंस करा रहा हूं इनके आने के चांसेस या इस तरह के क्वेश्चंस के चांसेस बहुत ज्यादा है। तो इन क्वेश्चंस को या इस तरह के क्वेश्चंस को जरूर करिए। ये सब रटे रटाए फॉर्मेट्स हैं, कोई पेपर लीक नहीं कराता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट चीजें होती हैं, जो भी कोई एक्सपीरियंस होगा, जिसके पास भी एक्सपीरियंस है लंबा, तो वो इन चीजों को बता सकता है कि क्वेश्चन किस तरह के आएंगे पास होने के लिए या मोर देन 40-50% गेन करने के लिए मैथ में। इससे ज्यादा और बढ़ के और कुछ नहीं होता है। ठीक। क्योंकि पेपर बनाने वाले वो लोग होते हैं जिनको खुद को नहीं पता होता है कि उनका पेपर आएगा कि नहीं आएगा। बहुत सारे टीचर्स केवी के मिलकर के पेपर बनाते हैं, उनमें से कुछ का निकल के सेलेक्ट होता है, उनको भी फिर वापस से मर्ज किया जाता है और उससे फिर कुछ और सेट्स बनाए जाते हैं, तब पेपर फाइनलाइज होता है। तो किसी को कुछ नहीं पता होता है कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा। जो एक फॉर्मेट है, जो क्वेश्चंस का तरीका है, उसी को सिर्फ एक अंदाजा लगाया जा सकता है। और जो मैं 6-7 चैप्टर बता रहा हूं तो उसमें से तो मतलब गिनी चुनी चीजें हैं कि उनमें से ही आना है। तो इसलिए वो 6-7 चैप्टर ही करेंगे तो हम लोग एग्जाम पास कर लेंगे। आगे चलते हैं। अगला एक क्वेश्चन बहुत ही पेट क्वेश्चन है जो ज्यादातर चांस रहता है आने का, कि शो दैट द नंबर ऑफ द फॉर्म, क्वेश्चन है शो दैट द नंबर ऑफ द फॉर्म 4 to the power n can end with the digit 0 or not। मतलब ये 0 पर एंड करेगा या नहीं करेगा, इस चीज को हमें शो करना है। ठीक है। ठीक है। तो इस क्वेश्चन को कैसे करना है, इसका एक पैराग्राफ जो इसमें स्टेटमेंट लिखना है उसको एकदम अच्छे से याद कर लो, क्योंकि इसमें सिर्फ 4 to the power n के लिए नहीं आता है। हो सकता है 6 की पावर n के लिए आ जाए, हो सकता है 18 की पावर n के लिए आ जाए, हो सकता है 8 की पावर n के लिए आ जाए, किसी के लिए भी आ सकता है। और जिसके लिए भी आएगा वो 0 पे एंड नहीं करेगा, क्योंकि 0 पे एंड करने के लिए 10 का पावर n होना चाहिए, 20 का पावर n होना चाहिए, 100 का पावर n होना चाहिए। मतलब कहने का है कि 0 होगा तभी 0 आएगा, 0 नहीं होगा तो 0 नहीं आएगा। और 0 होने की कंडीशन क्या होती है कि 2 की पावर n इंटू 5 की पावर m, इस फॉर्म में फैक्टर आना चाहिए। ठीक। तो इस फॉर्म में फैक्टर कभी भी इनका नहीं आएगा, तो इसलिए ये कभी भी 0 पे एंड नहीं करेंगे। 0 जब आ रहा होगा तभी 0 पे एंड करेगा। ठीक। तो इसका जो फॉर्मेट है, जो
मतलब जो स्टेटमेंट लिखना है उसको सभी लोग लिख लो कि if 4 to the power n can end with the digit 0, अगर 4 to the power n 0 पर एंड करेगा तो इसके पास क्या होना चाहिए? Then it must have 5 as a प्राइम फैक्टर। तो इसके पास 5 भी होना चाहिए एज अ प्राइम फैक्टर, ठीक है। लेकिन जब हम 4 टू द पावर n का फैक्टराइजेशन करेंगे, बट प्राइम factorization of 4 to the power n have 2 as only prime factor। तो यहां पर 2 क्या आ रहा है? सिर्फ एक अकेला प्राइम फैक्टर आ रहा है, ठीक। तो therefore as the fundamental theorem of arithmetic guarantees the uniqueness of prime factors of any number। फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक क्या कहता है कि जितने भी नंबर्स हैं सबका प्राइम फैक्टर क्या होगा? यूनिक होगा। प्राइम फैक्टराइजेशन यूनिक होगा, ठीक है, इररिस्पेक्टिव ऑफ द ऑर्डर। मतलब कि हम फैक्टर्स को आगे पीछे लिख दे इससे फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो फैक्टर्स आएंगे प्राइम फैक्टर वो हर नंबर के क्या होंगे? यूनिक होंगे। तो इस वजह से 4 की पावर n का प्राइम फैक्टर सिर्फ और सिर्फ क्या आ रहा है? 2 आ रहा है, सिर्फ और सिर्फ 2 आ रहा है, उसमें 5 नहीं आ रहा है। तो इसलिए ये 0 पर एंड नहीं करेगा। Hence 4 to the power n can never end with the digit 0। तो इसलिए ये 0 पे कभी भी एंड नहीं करेगा। इस स्टेटमेंट को अच्छे से याद कर लो, ठीक है। और 4 की पावर n के लिए आया है, अगर ये आता है तो प्राइम फैक्टर क्या आएंगे? 2 एंड 3 आएगा, 5 इसमें नहीं आ रहा है। 18 के लिए आता है 2 एंड 3 आएगा, 5 इसमें नहीं आ रहा है। 8 के लिए आएगा तो 2 आएगा सिर्फ, इसमें 5 नहीं आ रहा है। अच्छा, ऐसा भी हो सकता है कि 15 की पावर n आ जाए और कहे कि शो करो इसको कि ये 0 पर एंड नहीं करेगा। तो जब 15 का हम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 एंड 2 नहीं, 3 एंड 5 आएगा। अब यहां 2 नहीं आ रहा है। 0 पर एंड करने के लिए 2 और 5 दोनों का होना जरूरी है। दोनों में से एक भी गायब रहा तो वो 0 पर एंड नहीं करेगा, ठीक। इस स्टेटमेंट को पॉज करके नोट कर लो अच्छे से, ठीक। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, अगले टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। अगले टाइप का क्वेश्चन क्या है? अगला एक क्वेश्चन और देखते हैं। दिया हुआ है कि दिया गया है भाई, शो दैट √3 प्लस √5 to the whole square is an irrational number, is an irrational number given कि if √15 is
इरेशनल दिया हुआ है कि √15 एक इरेशनल नंबर है। ठीक, तो इसको कैसे प्रूव करेंगे कि ये इरेशनल नंबर है, शो करना होगा। सॉल्यूशन में √3 प्लस √5 का होल स्क्वायर क्या आएगा, √3 का स्क्वायर प्लस √5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू √3 मल्टीप्लाई √5। तो क्या आ जाएगा, √3 का स्क्वायर 3, √5 का स्क्वायर 5 और ये आ जाएगा 2√15। तो यहां पर आया 8 प्लस 2√15। अब क्योंकि √15 दिया है इरेशनल नंबर एंड एज वी नो दैट सम ऑफ रेशनल एंड एन irrational number is always irrational. Therefore, 8 plus 2√15 is irrational number, which implies कि √3 plus √5 to the whole square is an irrational number. तो यहां से ये निकल के आता है। ठीक, इसे शो करना था, √15 दिया था इरेशनल नंबर, तो इसलिए हमारा काम और आसान हो गया। ठीक, इस क्वेश्चन को पॉज करके नोट कर लेंगे। ठीक, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि यहां प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2√5 प्रूव दैट 3 प्लस 2√5 इज इरेशनल। प्रूव करना है कि ये इरेशनल नंबर है। अच्छा, यहां पे क्या चल रही है, फोन उन अपना बंद रखो ना भाई, काहे किसी से बतिया रहे हो, जबरदस्ती लड़कियों की ये सब चक्कर मत पालिए। एग्जाम तक ये सब छोड़ दो, समझे? आवाज नहीं, एग्जाम तक ये सब चीजें छोड़ दीजिए, बस ज्यादा नहीं, 6 मार्च तक के लिए कह रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद दिनों रात बतियाना, कोई दिक्कत नहीं होगी। चलो यहाँ देखो। अच्छा, प्रूफ करना है कि 3 प्लस 2√5 एक इरेशनल नंबर है। तो यहां पर प्रूफ देखो, मैथ पढ़ते पढ़ते बच्चे, पता है सबका दिमाग थोड़ा सा वो हो जाता है, खराब हो जाता है। ठीक, मटरी तो मालूम भंडारे मिलता है, ठीक है, कोचिंग में नहीं खाया जाता है, खरीद के ले आके खा सकते हैं। फालतू की बात कर रहे हैं। यहाँ क्वेश्चन पे ध्यान दो। 3 प्लस 2√5 इसे इरेशनल प्रूफ करना है। तो प्रूफ में क्या करेंगे कि लेट 3 प्लस 2√5 देखो, लेट कर लेंगे इसे बी अ रेशनल नंबर, देन देयर एग्जिस्ट A and B such that A and B are co-prime integers and B not equals to 0। ठीक, B को 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो क्या होगा, देन 3 प्लस 2√5 इज इक्वल टू A अपॉन B। अब क्या करना है, यहां पर थोड़ा सा दूसरा तरीका लगाना है, एक एक करके सब नंबर को दूसरी तरफ शिफ्ट करेंगे, ट्रांसपोज करेंगे, सिर्फ इस √5 को इधर रोके रहेंगे। ठीक, तो क्या आएगा, 2√5 इक्वल्स टू A अपॉन B माइनस 3। मतलब ये आ गया 2√5
इक्वल्स टू ए माइनस थ्री बी अपॉन बी। यहाँ एलसीएम ले लिया गया है तो ये आ गया। रूट फाइव क्या आया, ए माइनस थ्री बी अपॉन, ये टू डिनोमिनेटर में आएगा तो टू बी। ठीक, इतना चीज आया। मिला क्या हमें इससे, एज ए अपॉन बी इज रेशनल। इससे मिलेगा जब ये रेशनल है तो ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा, ये भी रेशनल होगा। क्या मिलेगा इससे हमें कि a माइनस थ्री बी अपॉन बी इज ऑल्सो रेशनल। इससे क्या मिला कि a माइनस थ्री बी अपॉन टू बी इज ऑल्सो रेशनल। और इससे क्या मिला कि रूट फाइव इज ऑल्सो रेशनल। रूट फाइव भी क्या आ गया, रेशनल आ गया। बट यहीं से आता है चेंज। दिस contradicts the fact that root 5 is an irrational number। क्योंकि रूट 5 क्या है, इरेशनल नंबर है। तो इसलिए या हेंस या देयरफॉर लगाएंगे, हेंस नहीं, देयरफॉर आवर assumption was wrong। हमारा जो assumption था, हमारा जो मानना था वो गलत साबित हो गया है। हेंस क्या था, थ्री प्लस टू रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। यहां से ये प्रूव हो जाता है, ठीक, कि ये एक इरेशनल नंबर है। ओके, ठीक है, ये थ्री प्लस टू रूट फाइव के लिए था। अब इसी तरह अगर माइनस लगकर आ जाएगा तो भी वही करना है। कुछ क्वेश्चंस लिख लेते हैं इस तरह के, जैसे अगर लिखा हुआ है थ्री माइनस टू रूट फाइव, या लिखा है रूट फाइव प्लस सिक्स, या लिखा हुआ है फाइव रूट थ्री माइनस सेवन। इसमें से कोई भी टाइप हो, सबको सेम मेथड से करना है। रूट फाइव रूट थ्री जैसा कि जानते हैं इरेशनल नंबर है, तो हम इसको ट्रांसपोज करके जैसे यहां किया है ना, ए बाई बी के फॉर्म में मान लिया गया, और उस रूट वाले नंबर को छोड़ के सबको ट्रांसपोज कर देंगे, तो लास्ट में वो रूट वाला नंबर बचेगा जो कि एक इरेशनल नंबर है। और यहीं से हमारा जो एजम्पशन था वो गलत हो जाएगा, और फाइनली आ जाएगा कि ये जो गिवन चीज थी ये इरेशनल है। इसी तरह से प्रूव करना है। इसको अच्छे से प्रैक्टिस कर लो, दो तीन क्वेश्चंस जो अभी लिखा हो इनको लगा लो। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का जो इस चैप्टर में इंपॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन इंपॉर्टेंट दिया हुआ है, फाइव इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। थ्री माइनस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। इसे प्रूव करना है, प्रूव दैट थ्री माइनस रूट फाइव इज एन इरेशनल नंबर। इसको प्रूव करेंगे। ठीक, आगे एक और क्वेश्चन करते हैं। इसका पूरा पीडीएफ है मेरे पास, और पीडीएफ जिसको जिसको चाहिए तो कमेंट सेक्शन में बताइए। पीडीएफ लिख के भेजेंगे, पीडीएफ में भेज दूंगा। ठीक है, पीडीएफ भेज दूंगा। हाँ हाँ, पूरा पीडीएफ भेज देंगे। इसके ऊपर अब आता है केस बेस्ड क्वेश्चन। केस बेस्ड क्वेश्चन भी हैं, अभी उसको करा रहा हूं। तो यहाँ से अब हम लोग केस बेस्ड स्टडी देखेंगे, केस स्टडी वाले क्वेश्चंस। और इस क्वेश्चन में हम लोगों को रियल नंबर के बारे में है। देखना है हम लोगों को कि अ गार्डन कंसिस्ट ऑफ 135
रोज प्लांट, तो रोज प्लांट्स कितने हैं? 135। इसके बाद आता है क्या है? मैरीगोल्ड प्लांट। मैरीगोल्ड प्लांट्स कितने हैं? 225। अब इनको हमें कॉलम में अरेंज करना है। तो कितने कॉलम्स बनाए जाएंगे जिससे कि ये सारे के सारे रोज प्लांट और मैरीगोल्ड प्लांट्स अरेंज किए जा सके? तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे? देखो पहला क्वेश्चन है कि फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स इन विच दे कैन बी प्लांटेड एंड फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स। ये दोनों चीज़ें हम लोगों को निकालनी है। तो करना क्या होगा कि हम इन दोनों का पहले प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे। प्राइम फैक्टराइजेशन करने पर 135 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या आएगा? देखो 135 का आएगा 3 इंटू 5 और 225 का फैक्टराइजेशन आएगा 3 इंटू 5 ओके, 5533। हाँ, तो ये इसका प्राइम फैक्टराइजेशन आ गया है। ठीक है, अब इसका हमें निकालना होगा HCF। HCF क्या आएगा? देखो 3 कॉमन 5 कॉमन, तो HCF आया 3 इंटू 5 तो 45 आ गया इसका HCF। और इसके अलावा पूछा गया है HCF 45 आ गया है। ठीक है ठीक है, इसके बाद पूछा गया है टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स कितने हुए फिर? 45। मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स 45 हो गए हैं। अब निकालना है हमें फाइंड द टोटल नंबर ऑफ प्लांट। तो टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स कितने हो जाएंगे? टोटल नंबर ऑफ प्लांट्स आएगा 135 प्लस 225, तो ये आ गया 55100132516213, 360 प्लांट्स टोटल हैं। ओके, 360 प्लांट्स। अब अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द सम ऑफ एक्सपोनेंट्स ऑफ द प्राइम फैक्टर्स ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम्स। मतलब जो नंबर ऑफ कॉलम्स आए हैं उसका फैक्टराइजेशन करेंगे, तो जो भी फैक्टर्स आ रहे हैं उनकी पावर्स को हमें ऐड करके लिखना है। 45 का फैक्टराइजेशन करेंगे तो 3 इंटू 5 आएगा। 3 की पावर 1, 3 की पावर 1, 5 की पावर 1, तो ये 1 1 1 ऐड कर देंगे, तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन का सम मतलब पावर्स का सम आ गया 1 + 1 + 1 3। ओके, 3 आ गया है। लास्ट पूछा है व्हाट इज द टोटल नंबर ऑफ रोज इन विच दे कैन बी प्लांटेड। तो नंबर ऑफ रोज हम कैसे निकालेंगे? टोटल नंबर ऑफ रोज, टोटल नंबर ऑफ रोज निकालने के लिए क्या करना होगा कि जो रोज प्लांट्स और मैरीगोल्ड प्लांट्स हैं इनको HCF से डिवाइड कर देंगे, यानी टोटल नंबर ऑफ रोज क्या आएगा? 135 डिवाइडेड बाय 45 प्लस 225 डिवाइडेड बाय 45, तो क्या आ गया? 135 को 45 से डिवाइड करेंगे तो 3 आया, प्लस इसको 45 से करेंगे तो 5 आया, ऐड कर दिया 8, यानी कि 8 प्लांट्स मतलब 8 रोज लगेंगे। ठीक है, टोटल 8 रोज क्रिएट होंगे इसमें। समझ में आ गया होगा सभी को। और इसी तरह के अभी नेक्स्ट एक और हम लोग देखते हैं केस स्टडी। अगला केस स्टडी आता है, इस केस स्टडी में क्या करना है? देखो दिया हुआ है कि एक सेमिनार ऑर्गेनाइज किया गया है जिसमें पार्टिसिपेंट्स जो हैं वो कौन है? एजुकेटर्स। एजुकेटर्स मतलब हम लोग की तरह टीचर्स हैं। और इसमें मेंबर्स कौन कौन है, कितने पार्टिसिपेंट्स हैं? तो हिंदी वाले हैं
इंग्लिश वाले हैं और मैथ्स वाले हैं। हिंदी वाले टीचर्स हैं 60, इंग्लिश के टीचर्स हैं 84 और मैथ्स के टीचर हैं 108। ओके। ये इतने दिए हुए हैं। अब हमें निकालना क्या है कि हर एक रूम में सेम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स होने चाहिए, और मेन चीज़ क्या है कि वो पार्टिसिपेंट्स सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। पार्टिसिपेंट्स आर ऑफ सेम सब्जेक्ट, तो सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट्स। साथ ही पूछा है मैक्सिमम नंबर ऑफ, हाँ, पार्टिसिपेंट पूछा गया है रूम में, तो क्या करना होगा, हम इनका HCF निकाल लेंगे। अब 60 का HCF देखते हैं, रुको। 60 का HCF क्या आएगा, 84 का और 108 का। 60 का HCF आएगा 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5। 84 का HCF आएगा, फैक्टराइज कर लेते हैं, रुको। 2 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ओके। 108 का फैक्टराइजेशन करेंगे। 108 का फैक्टराइजेशन 12 9 का होता है, तो 2 इंटू 2 इंटू 3 12 हो गया, इंटू 3 इंटू 3 9 का। तो ये इसका फैक्टराइजेशन कर लिया गया है। अब इसका HCF निकालेंगे, तो 2 कॉमन आया, फिर ये 2 फिर से कॉमन आया, और ये 3 कॉमन आ गया। तो HCF आया है इसका 2 इंटू 2 इंटू 3। तो HCF क्या आ गया, 12। 2 टू द 4 3 द 12, 12 आ गया HCF। ओके, आगे देखते हैं इसमें। HCF आने का मतलब क्या हो गया कि इतने मैक्सिमम पार्टिसिपेंट्स बैठ सकते हैं एक रूम में, तभी इक्वल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स हर एक रूम में बैठेंगे, और वो भी सेम सब्जेक्ट के होने चाहिए। ओके, सेम सब्जेक्ट के पार्टिसिपेंट बैठेंगे हर एक रूम में, तो 12 पार्टिसिपेंट्स एक रूम में बैठेंगे इस तरह से। ये फर्स्ट वाले का आंसर हो गया। ठीक, इतना ही करना है। अब कितने रूम में बैठेंगे ये पार्टिसिपेंट्स, तो इसके बारे में क्या करना होगा, करेंगे क्या कि हर एक नंबर ऑफ टीचर्स को हम HCF से डिवाइड कर देंगे, तो टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितने लगेंगे ये पता चल जाएगा। देखते हैं इसको, टोटल नंबर ऑफ रूम्स कितना लगेगा, 60 डिवाइडेड बाय 12, देन 84 डिवाइडेड बाय 12, और फिर 108 डिवाइडेड बाय 12। ओके, तो 60 को 12 से डिवाइड किया तो क्या आया, 5, प्लस 84 को 12 से किया तो 7, 108 को 12 से किया तो 9। ऐड कर दें तीनों को, तो 5 7 12 प्लस 9, 12 प्लस 9 करें 21। 21 रूम्स लगेंगे टोटल, 21 रूम्स। ठीक, तो इतने रूम्स में ये सारे के सारे पार्टिसिपेंट्स, ये सारे एजुकेटर्स इकट्ठा हो पाएंगे हर एक रूम में, जब एक 12 पार्टिसिपेंट्स बैठा ले जाएंगे तब। आगे अगला दिया हुआ है, पहला हो गया, दूसरा हो गया। नेक्स्ट है कि फाइंड द LCM ऑफ 60 84 एंड 108। तो इसका LCM कैसे निकालेंगे, LCM निकालना है 60 84 एंड 108 का। तो LCM निकालने के लिए क्या करेंगे, मैक्सिमम टाइम्स लेना होगा, हमें मैक्सिमम टाइम्स काउंट करना होगा, तो 2 2 टाइम्स है, 3 3 टाइम्स है, देन 5 एंड 7 बच रहा है, तो 5 इंटू 7। नो, 2 इंटू 2 4 3 द 12 36 को मल्टीप्लाई कर लेते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा मल्टीप्लाई करने पे, मल्टीप्लाई 16 टू 63, 16 टू 63 करेंगे, क्या आ जाएगा
16 to 63 3780, ये इसका एलसीएम आ गया है। अब एलसीएम आ गया, लास्ट पूछा गया है कि एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट निकालना है। तो प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम कैसे निकालेंगे? एक मिनट इसे छोटा कर दें, पॉज करके इसको नोट कर लिया करें, साइड हटता हूँ तो पॉज करके नोट कर लें। प्रोडक्ट कैसे निकालना होगा फोर्थ पार्ट में, एचसीएफ इंटू एलसीएम करना होगा, प्रोडक्ट ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम क्या आएगा? एचसीएफ आया था 12 और एलसीएम है 3780, दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे। अब मल्टीप्लाई कर लीजिएगा सभी लोग, तो इजी है, यहाँ से मल्टीप्लाई करके इसका आंसर लिख लेना, ठीक। और कोई तो हम लोगों को भी नहीं देखना है। अब यहाँ पर ये चैप्टर ख़त्म होता है। अब इसके बाद मेनली क्या है कि हम लोगों को जो चैप्टर्स करने हैं, कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं पहले, कुछ क्वेश्चंस मैं दे रहा हूँ, इसको सभी लोग सॉल्व करेंगे। पहला है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, ओके। सेकंड है 3 प्रूव दैट 3 माइनस रूट 5 is an irrational number, okay. Next is show that 6 to the power n can never end with the digit 0. Next question है check whether 7 multiply 11 multiply 13 plus 4 is a composite or prime number. नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक और क्वेश्चन दे लेते हैं, और क्वेश्चन फाइंड HCF of 60 60 84 एक मिनट HCF of 65 89 and 113 leaving remainder 5 in each case, ओके। तो ये इतने क्वेश्चंस को सभी लोग सॉल्व करेंगे। इस तरह के सेम क्वेश्चंस को लगाएंगे, चैप्टर 1 यहाँ पर फिनिश होता है और इसी तरह के क्वेश्चन सिर्फ चैप्टर 1 से आ सकते हैं, इसके अलावा कोई और नहीं आएंगे। जिन्होंने आज से भी पढ़ाई शुरू करी है उनका भी एग्ज़ाम निकल सकता है, उनका भी एग्ज़ाम आ जाएगा और पास हो सकते हैं, अराउंड 35 मार्क्स तक आ जाएंगे चैप्टर 1 अगर कर लेंगे। चैप्टर 1 नहीं, मतलब मैं कुछ 6 चैप्टर्स बता रहा हूँ, इन 6 चैप्टर्स को ही सिर्फ पढ़ना है। रियल नंबर, पॉलिनोमियल, स्टैटिस्टिक्स, प्रोबेबिलिटी, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, और लास्ट है एरिया रिलेटेड टू सर्कल, ओके। तो ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 चैप्टर पढ़ने हैं। 6 चैप्टर पढ़ करके हम लोग एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं। जो आज से भी पढ़ाई शुरू करेंगे, 17 फरवरी को एग्ज़ाम है पहला मैथ का, तो इन 6 चैप्टर्स को ही सिर्फ पढ़ लेंगे तो अराउंड 35 तक आ जाएंगे, ओके। 35 तक आ जाएंगे और इंटरनली 18 19 20 इन्हीं में से एक फिगर मिल जाता है। तो अगर 20 मिलता है तो 35 + 20 55, मोर देन 50% मिल जाएगा, ठीक है। और आगे के जो चैप्टर्स हैं अगले हम लोग अगली वीडियोस में इस सीरीज़ में कंप्लीट करेंगे।
इन चैप्टर्स को। ठीक, तो ये 6 चैप्टर्स लगाना बहुत ज़रूरी है। सीरीज़ इन 6 चैप्टर्स की ही रहेगी। नेक्स्ट डे हम लोग अगला एक चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ओके, थैंक यू।